हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 23। कहानी का टाइटल है अथर्व का जोश सातवें आसमान पर। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अथर्व तो बिना नाश्ता किए ही कंपनी के लिए चला गया था। कुछ देर के बाद रूहानी नहाकर आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। तभी उसके सामने दरवाज़ा नॉक होता है। रूही ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो उसके सामने छोटा सा लड्डू खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। रूहानी ने उसे अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रूहानी ज़मीन पर बैठ गई और उसने लड्डू को अपने सीने से लगा लिया। लड्डू भी बहुत खुश हो गया। वो दोनों बेड पर जाकर बैठ गए। लड्डू रूहानी के गाल को चूम लेता है और कहता है, लूही, तुम्हें रात को नींद तो आई थी ना? ये नई जगह है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, बोलो। रूहानी, बहुत अच्छे से नींद आई लड्डू महाराज। लड्डू के तो गाल लाल ही हो गए थे। वो शर्माते हुए कहता, मुझे तो नींद ही नहीं आई क्योंकि पूरी रात मैं अपने बगल में लेटी छोटी सी मीठी को ही देख रहा था। वो कितनी क्यूट है। हाय। लड्डू की बातें सुनकर रूहानी को हंसी आ गई। उसने लड्डू के गालों को कस के खींच लिया और कहती है, शैतान कहीं के, इतनी सी उम्र में ये सब करते हो? लड्डू, गॉड प्रॉमिस लूही, उसको बहुत अच्छी नजर से देखा है। मेरी मीठी जो है ना वो। रूहानी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से कहती है, अली मेरे छोटे से लड्डू, तुम बहुत प्यारे हो। तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं और तुम मेरे सबसे खास इंसान हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। रूहानी की बातें सुनकर लड्डू खुश हो जाता है। उसने रूहानी के गालों को चूम लिया और उसकी गोद से चिपक कर बैठ गया। रूहानी उससे कहती है, लड्डू, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लड्डू रूहानी के हाथों को देखते हुए बोलता है, हाँ कहो ना। रूहानी ने गहरी सांस ली और कहती है, देखो लड्डू, मैं 10 दिन के लिए मिस्टर अथर्व के साथ बाहर जा रही हूँ, तो तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो वापस घर जा सकते हो। 10 दिन के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगी। रूहानी की बात सुनकर लड्डू हैरान हो गया। रूहानी को देखते हुए कहता है, तुम क्यों जा रही हो मुझे छोड़कर? मुझे तो तुम्हारे पास रहना है, इसीलिए तो मैं इस घर में आया था। रूहानी ने लड्डू के चेहरे को थामा और प्यार से कहती है, हाँ लड्डू, मुझे भी तुम्हारे पास रहना है, लेकिन 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मिस्टर अथर्व के कोई ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे भी उनके साथ बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, या तो तुम 10 दिन यहाँ रुककर मेरा वेट करो, या तो तुम वापस घर चले जाओ। लड्डू गहराई से सोचने लगा और वह थोड़ी देर बाद कहता है, मैं यहीं लाऊंगा। कम से कम यहाँ पर मीठी और अमानत तो है, वहाँ पर तो मैं बोर हो जाऊंगा, इसलिए मैं यहीं लाऊंगा। रूहानी ने चैन की सांस ली और लड्डू को वापस अपने सीने से लगा लेती है। उसके लिए तो सबसे बड़ा टास्क यही था कि वो लड्डू को कैसे मनाए, लेकिन मीठी की वजह से तो लड्डू तुरंत मान गया था। ये रूहानी के लिए सबसे आसान हो गया था। कुछ ही देर के बाद लड्डू और रूहानी तैयार होकर नीचे आ गए। रूहानी ने आज पीले रंग की हैवी सी साड़ी पहनी हुई थी और कुछ गहने भी पहने हुए थे। उसके रेशमी बाल खुले हुए थे, मांग में सिंदूर भरा हुआ था, गले में मंगलसूत्र पहन रखा था, माथे पर बिंदी, और वो आज एक नई नवेली दुल्हन की तरह और सुहागन भी लग रही थी। रूहानी नीचे हॉल में आई, जहां पर सभी लोग बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। रूहानी ने सभी बड़ों के पैरों को छुआ और सभी से भर भर के आशीर्वाद दिया। लड्डू शीला के पास चला गया, जहां पर मीठी बैठी हुई थी। शीला लड्डू को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसे पता था कि लड्डू को उसकी बेटी बहुत पसंद है, इसीलिए तो जनाब बार बार उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। तीनों बच्चे आपस में ही बातें कर रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे। अवनी रूहानी को अपने साथ किचन में ले गई, क्योंकि आज रूहानी की पहली रसोई जो थी। किचन में आते ही अवनी कहती है, रूहानी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है बेटा, अगर तुम्हें कुछ बनाना नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, सर्वेंट्स हलवा बना देंगे, तुम बस एक बार उसे हाथ लगा देना ताकि शगुन हो जाए।
रूहानी, नहीं मम्मी जी, मुझे खाना बनाना आता है और आप जो कहेंगी मैं वह बना लूँगी। अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो कहती है, जो तुम्हें आता है बनाना वह तुम बना दो और कुछ मीठा बना देना, बाकी सब नाश्ता सर्वेंट्स रेडी कर देंगे। तुम बस कोई भी एक हलवा बना दो, ठीक है? और कोई भी मदद चाहिए तो बोल देना, बाकी शीला और वैशाली भी तो तुम्हारे साथ ही रहेंगी। रूहानी ने हाँ कह दिया और अपनी वहाँ से चली गई। रूहानी बादाम का हलवा बनाने लगी। रूहानी छोटी सी उम्र से ही किचन का काम सीख गई थी। कुछ ही देर के बाद सारा नाश्ता रेडी हो गया, जिसे डाइनिंग टेबल पर सर्व कर दिया गया था। सब परिवार वाले डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और रूहानी के हाथ के बने बादाम के हलवे की तारीफ करने लगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा बना था। सबने रूहानी की तारीफ की और उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए और शगुन भी दिया। रूहानी तो काफ़ी खुश हो गई थी। उसे पूरे भरे परिवार में रहना काफ़ी पसंद आ रहा था। वह अपने पिता के साथ और लड्डू के साथ अकेली जो रहती थी, लेकिन यहाँ तो इसे इतने सारे लोग, वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ। सब लोग बहुत अच्छे थे। पता नहीं अतर्फ क्यों इनके साथ घुल मिल नहीं रहा था। अबे रूहानी बेटा, जाओ तुम जाने की तैयारी कर लो, अतर्फ का कॉल अभी भी आ सकता है। रूहानी, सब कुछ रेडी है पापा जी, बस अब निकलना ही है। अभय कह देते हैं। सब लोग हॉल में ही बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। रूहानी भी हॉल में ही बैठी थी, बच्चों से बातें कर रही थी। बच्चों ने उसके साथ बड़े मज़े किए और खासकर तो मीठी तो रूहानी की गोद में चढ़ी हुई थी और बार बार उससे चिपक रही थी। रूहानी को भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ देर के बाद रूहानी का फ़ोन बजता है। उसने देखा तो अथर्व का कॉल आ रहा है। रूहानी उठाने गई, तब तक फ़ोन कट गया, लेकिन तभी मैसेज आया कि तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। रूहानी ने ये बात सबको बता दी और जल्दी से अपने कमरे में अपना हैंडबैग लेकर आ गई। थोड़ा सा अपने आप को आईने में देखकर ठीक भी कर लिया और एकदम से तैयार होकर जल्दी से हॉल में बैठ गई। सारा लगेज भी बाहर आ गया था। कुछ ही देर के बाद अथर्व भी डार्क मैंशन पहुंच गया। रूहानी को घूरते हुए सीधे अपने कमरे में चला आया। कुछ ही देर के बाद अथर्व वापस नीचे हॉल में आया, अभय के सामने खड़े हो गया और उसने अभय के पैर छुआ और कहता है, आता हूँ पापा। अभय, अपना और रूहानी का ख्याल रखना बेटा, और पहुँचते ही कॉल कर देना। अथर्व ने हाँ कह दिया और फिर उसने अपनी माँ के भी आशीर्वाद लिए। अवनी थोड़ा भावुक हो गई। उसने अथर्व के माथे पर हाथ रखा और उसे ख्याल रखने के लिए कहा। रूहानी ने भी अभय और अवनी के पैर छुए और उन दोनों से बहुत सा आशीर्वाद लिया और ख्याल रखने के लिए भी कहा। फिर रूहानी ने मीर के पास गई और मीर के भी पैर छुए और बोलती हूँ, आती हूँ चाचा जी जल्दी से। मीर के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रूहानी के माथे पर हाथ रखा और कहा, अपना और अथर्व का ख्याल रखना बेटा और सही सलामत वापस आ जाना। रूहानी मुस्कुरा देती है। मीर और रूहानी को देखकर अथर्व को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रूहानी को साफ साफ मना किया था कि इन लोगों से दूर रहना, लेकिन ये जिद्दी लड़की मान ही नहीं रही थी। रूहानी ने शीला के पैर छुए, उससे भी आशीर्वाद लिया। बाद में उसने वंश वैशाली के भी पैर छुए और आशीर्वाद दिया। सभी ने उन दोनों को विदाई दे दी। लड्डू थोड़ा उदास हो गया था, लेकिन रूहानी के समझाने पर वे समझ भी गया था। अथर्व और रूहानी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। घर में सब लोग उदास हो गए थे, लेकिन अब वे कर भी क्या सकते थे। अथर्व और रूहानी गाड़ी में बैठे हुए थे। दोनों के बीच में खामोशी छाई हुई थी। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर के बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से प्राइवेट जेट के पास पहुंच जाती है और वहां पे आकर रुकती है। अथर्व अपने प्राइवेट जेट में मौजूद था। वहाँ पर काफ़ी गार्ड भी थे। अथर्व अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उससे रूहानी का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर निकालता है। वह दोनों अपने जेट की तरफ बढ़ने लगे। पहली बार जब रूहानी ने अपने पापा और लड्डू के बिना कहीं बाहर जा रही थी, वह भी इतना दूर, वो भी अपने पति के साथ जिसको वो इतना ज़्यादा जानती भी नहीं है। वो दोनों जेट के अंदर आ गए। अथर्व ने रूहानी को वहाँ की सीट पर बैठा दिया और खुद वापस अपने गार्ड से कुछ ज़रूरी बात करने लगा। रूहानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो काफ़ी बोर भी हो रही थी। एक तो उसका हस्बैंड भी बोरिंग, ऊपर से यहाँ कोई और भी नहीं था जिससे वह बातें कर सके।
रूहानी कुछ ही देर के बाद जेट विमान ने अपनी उड़ान भरना शुरू कर दिया और आसमानों में उड़ने लगा। अथर्व रूहानी के बगल में ही जाकर बैठ गया, उसे घूरने लगा। रूहानी जानबूझकर उसे देख नहीं रही थी, अथर्व लगातार उसे घूर रहा था। उसने अचानक से रूहानी का हाथ पकड़ लिया और अपने सीने पर रख दिया। अथर्व की धड़कनों की रफ्तार महसूस करके रूहानी के तो होश ही उड़ गए। उसने हैरानी से अथर्व की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सनक भरी हुई थी। अथर्व के जुनूनी चेहरे को देखकर रूहानी के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और घबराते हुए वहां से चली गई। अथर्व भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और सनक और जुनून से उसके चेहरे पर साफ साफ जाहिर हो रहा था, और वह बेहद आकर्षक और खतरनाक तरीके से अपनी दाढ़ी को मसलता और रूहानी के पीछे ही चला गया। रूहानी जेट में बने कमरे के अंदर आ गई थी और दीवार पर सहारा लेकर खड़ी होकर अपनी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खोला। ये देखकर रूहानी सहम गई, क्योंकि दरवाजे पर अथर्व अपने जुनूनी चेहरे के साथ ही खड़ा था। रूहानी को ही देख रहा था। रूहानी की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से अथर्व उसे देख रहा था वो काफ़ी खतरनाक था। रूहानी ने अपनी नज़रें हटा ली और अपने मन में कहती है, लगता है सनकी की सनक वापस से हावी हो रही है। हे भगवान, कितने खतरनाक लग रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। रूहानी अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसके कानों में डोर कस के बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने देखा, वह अथर्व को ही देखने लगी, जो रूहानी को सनकी अंदाज से देखते हुए उसके करीब बढ़ रहा था। रूहानी की तो हालत ही ख़राब हो गई। उसने कसकर अपनी साड़ी को पकड़ लिया और अथर्व से नज़रें चुराने लगी। अथर्व ठीक उसके सामने ही खड़ा हो गया और उसने अपने दोनों हाथों को दीवार पर रख दिया, रूहानी के अगल बगल। अब रूहानी उसके हाथों के बीच दीवार से ही सटी हुई थी और नजरें झुकाकर खड़ी थी। अथर्व उसे जुनून से देख रहा था। उसने रूहानी की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। रूहानी चुपचाप उसकी बाहों में खड़ी थी, नजरें झुकी हुई थी और आंखें बंद थी। अथर्व उसे देख रहा था। उसे ये एहसास अच्छा लग रहा था, बल्कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह पहली बार इन एहसासों को जी रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह कभी रूहानी से दूर न जाए। अथर्व ने हौले से रूहानी की कमर को पकड़ा और उसकी कमर को सहलाते हुए रूहानी के कान में बोलता है, क्या हुआ हनी, मेरे सामने देखो ना। अथर्व की आकर्षक आवाज़ सुनकर रूहानी के रोंगटे खड़े हो गए। गलती से उसने अथर्व की शर्ट को कस के पकड़ लिया। ये देखकर अथर्व का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो नशे में चूर होकर रूहानी को ही देखने लगा। रूहानी के हाथों को देखते हुए वह नशे से कहता है, क्या चाहती हो तुम हनी, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। अथर्व की बात सुनकर रूहानी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। कुछ भी वो बोल नहीं पा रही थी और अथर्व उससे सुने बिना रह नहीं पा रहा था। उसने रूहानी को वापस दीवार से सटा दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार पे दबा दिया और बेताबी से बोलता है, कहो ना हनी, तुम क्या चाहती हो मुझसे, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, एक बार कह दो। रूहानी तेजी से सांसें ले रही थी और अब वो अथर्व के दिल की धड़कनों भी बढ़ती ही जा रही थी। उसके ऊपर रूहानी को पाने का नशा सवार हो रहा था। रूहानी कुछ बोल ही नहीं रही थी और अथर्व की बेताबी बढ़ती ही जा रही थी। उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने रूहानी के हाथों को दीवार पर जोर से दबाया, जिससे रूहानी को और भी ज़्यादा वो बेहद करीब आकर उसके कान में नशे से कहता है, रूहानी बोलो ना, क्या चाहती हो तुम मुझसे, चुप मत रहो, आज हमारे बीच में कोई भी नहीं है। रूहानी ने अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज़ में बोलती है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, शायद आपको पता होगा। अथर्व रूहानी के कान के पास ही था। रूहानी की बातें सुनकर उसके कान को अपने होठों से छू लिया और रूहानी सिहर उठी। उसका पूरा बदन हिलने लगा। पहली बार किसी मर्द ने उसे छुआ था तो उसका ऐसा बर्ताव करना तो स्वाभाविक ही था।
अथर्व ने भी पहली बार ही किसी लड़की को इस तरीके से छुआ था और वह भी ज़्यादा छूना चाहता था। यह बात अथर्व के लिए भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि अथर्व के अंदर कभी भावनाएं पैदा नहीं होती किसी भी लड़की को देखकर, लेकिन रूहानी को देखकर वह अपने होश खो रहा था और उसके साथ बहुत आगे बढ़ना चाहता था, उनके कानों को चूमते हुए। उसके बाद उसने रूहानी के गले में अपने होंठ चलाने शुरू कर दिए। रूहानी के पूरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ रही थी और उसे अजीब भी लग रहा था। वह तेज तेज सांसें ले रही थी, अपने हाथ भी छुड़ा नहीं सकती थी क्योंकि अथर्व ने उन्हें काफ़ी कस के होल्ड कर रखा था। अथर्व उसके गले को चूम रहा था और धीरे धीरे वह नीचे आता जा रहा था। रूहानी को अब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और वो कांपते हुए कहती है, रुक रुक जाइए प्लीज़। रूहानी के इतना कहते ही अथर्व रुक गया और उसे देखने लगा। रूहानी तेज तेज सांसें ले रही थी। अथर्व उसे देख रहा था और कहता है, रुकने के लिए क्यों कहा? क्या मैं कुछ गलत कर रहा था या गलत इंसान के साथ कर रहा था? रूहानी, ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे थे, लेकिन आप जो कर रहे हो उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं एकदम से कैसे आपके साथ, आप समझ रहे हो ना? अथर्व ने रूहानी के हाथों को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। रूहानी परेशान हो गई क्योंकि उसे पता था कि अथर्व को बुरा लग गया होगा। उसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी? अचानक से वह सब कुछ कैसे स्वीकार कर ले? अभी तो अथर्व और रूहानी को एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना है, एक दूसरे से बातें करनी है, तब जाकर वह दोनों आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अथर्व तो बुरा मान गया था। रूहानी ने देखा कि अथर्व अपने फ़ोन में कुछ कर रहा है और रूहानी के सामने पीट करके खड़ा हुआ है। रूहानी को बुरा लगा और वो वहाँ से उसके पास आ गई और कहती है, देखिए अथर्व, यकीन करिए मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स, यहाँ तक कि मेरे अंदर भी वैसी ही फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन अभी तो हमें एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो हमें एक दूसरे की एक एक चीज़ें और बातों को भी तो जानना पड़ेगा, वो भी गहराई से, तब जाकर हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। अथर्व ने अपने फ़ोन को जेब में रखा और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है एक दूसरे को जानने की या आगे बढ़ने की, सब जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, मुझे बस तुम्हें देखना है, हमेशा बस देखता रहूँगा, यही मेरे लिए काफ़ी है। इतना कहकर अथर्व कमरे से बाहर चला गया। अथर्व की बातें और बेरुखी साफ साफ दिख रही थी। रूहानी को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखें भर आईं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था अथर्व के साथ, आखिर वह उसका पति ही तो है, उसे रूहानी के ऊपर हक है। और वैसे भी उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, तो अरेंज मैरिज में तो ये सब चलता ही है। रूहानी को अथर्व के लिए काफ़ी बुरा महसूस हुआ, लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो तो बुरा मान गया था। रूहानी ने अपने कपड़ों को ठीक किया और अथर्व को मनाने के लिए कमरे के बाहर आई तो उसने देखा वो सोफे पर बैठकर आंखें बंद किए हुए था। रूहानी उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन वो तो सो रहा था। रूहानी ने एक बार उसकी तरफ देखा और अपने मन में कहती है, सच में आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना मैंने आपको जाना है उतने में ही आपने मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह बना ली है, लेकिन आगे बढ़ने में हमें टाइम लगेगा अथर्व, आपको समझना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके नहीं, सिर्फ आपके लिए अपने आप को आपको सौंपने के लिए तैयार हूँ। पर बस आप नाराज़ मत होइए, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं किससे बात करूँ, किसके पास जाऊँ? सिर्फ एक आप ही तो हो, आप ही काफ़ी हो, लेकिन आप ही मुझसे नाराज़ हो गए हो। काफ़ी देर तक रूहानी उम्मीद भरी नज़रों से अथर्व को चेहरे को देख रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अथर्व वैसा ही सोता रहा, उसके चेहरे पर खामोशी दिख रही थी। रूहानी उदास हो गई और वापस कमरे में चली आई। उसके चाहते ही अथर्व ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ वही जानता था। अथर्व ने सीट पर अपना सिर टिका लिया और गहरी सांसें लेते हुए बोलता है,
तुम ऐसी पहली लड़की और आखिरी इंसान हो रूहानी, जिसके लिए अथर्व कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, ये वादा है अथर्व कपूर का। तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। बस शर्त ये है कि तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहोगी, ताकि इस बेचैन दिल को राहत मिल सके। अथर्व वैसे ही उस कमरे के दरवाजे को देखता रहा जिसमें से रूहानी अंदर गई थी। कमरे के अंदर रूहानी बेड पर सिमट कर बैठी हुई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अथर्व को ही नाराज कर दिया था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और रात भी हो चुकी थी। एक गार्ड ने रूहानी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और बाहर से ही कहता है, मैम डिनर रेडी है। लेकिन रूहानी को भूख नहीं लगी थी, उसे तो अथर्व की ज़रूरत थी। वह खाना खाने के लिए बाहर नहीं आई। कुछ देर के बाद रूहानी के कमरे का दरवाज़ा खुला। रूहानी खामोशी से बेड पर ही बैठी थी, चेहरे पर उदासी साफ साफ दिख रही थी। अथर्व अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर अंदर कमरे में आया। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से ही बंद कर दिया और रूहानी को देखने लगा। वह चुपचाप बैठी हुई और उसके पास आया और अपनी आकर्षक आवाज़ में कहता है, खाना खा लो अभी, क्या इसे भी अपने आप को हाथ नहीं लगाने दोगी? अथर्व की बात सुनकर रूहानी कहती है, ऐसा मत कहिए अथर्व, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मुझे आपके ऊपर यकीन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप मेरे पति हो। कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ना तो आपको ही है ना, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैंने बस इतना ही तो कहा था और आप बुरा मान गए और कब से बाहर बैठे हो। ऐसा नहीं कि मेरे पास आकर बैठो, मुझसे बातें करो। शादी हम दोनों की हुई है ना, किसी और की तो नहीं। मुझसे समझने की कोशिश तो करो। अथर्व ने गहरी सांसें ली और रूहानी के सामने बेड पर बैठ गया और उसने खाने की प्लेट को एक तरफ रख दिया और कहा, चलो मैं तुम्हें समझ गया, बोलो क्या करना है और क्या बातें करनी है तुम्हें मुझसे। रूहानी, आप इतने अजीब क्यों हो? प्लीज़ मेरे साथ नॉर्मल बर्ताव कीजिए, मैं आपकी वाइफ हूँ। अथर्व, हाँ तुम मेरी वाइफ हो और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, मेरी सब कुछ हो, मेरी बेचैनी को दूर करने का ज़रिया हो। सब कुछ तो सिर्फ तुम ही हो रूहानी। और अब क्या समझूं मैं तुम्हें? तुमने ही कहा कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी बातों को मान गया और बाहर चला गया। अब तुम खुद ही बेचैन हो रही हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है? रूहानी उदासी से कहती है, सॉरी अथर्व, लेकिन सब कुछ इतना अचानक से हुआ ना कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारा रिश्ता भी। अथर्व आकर्षक और जुनूनी तरीके से कहता है, वो तो होगा ही। अथर्व कपूर अपने बेहद खास रिश्ते को कभी भी कुछ नहीं होने दे सकता। तुम चिंता मत करो, इस रिश्ते को आगे मैं बढ़ाऊंगा और इस हद तक बढ़ाऊंगा कि इसमें कभी कोई दरार नहीं आएगी, ना कमी आएगी, कोई तकलीफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसा मजबूत रिश्ता होगा अथर्व और रूहानी का। अथर्व की बातें सुनकर रूहानी का दिल धड़क उठा। वह गौर से अथर्व को ही देख रही थी, लेकिन तभी अथर्व ने खाने की प्लेट रूहानी के सामने रख दी और इशारे से कहता है, खाना खाओ। रूहानी ने खाने की प्लेट ले ली और कहती है, आप कब खाएंगे? खाना देखिए, आप झूठ मत बोलिएगा कि आप खाना खा चुके हैं। अथर्व कुछ नहीं बोला, वह बस गौर से रूहानी को देख रहा था। रूहानी ने एक निवाला लिया और अथर्व की तरफ बढ़ा दिया और कहती है, लीजिए खाइए। अथर्व ने रूहानी का हाथ पकड़कर वह निवाला रूहानी के मुंह में ही घुसा दिया और कहता है, पहले तुम खाओ। रूहानी ने खा लिया, उसके बाद उसने एक निवाला और लिया और अथर्व के मुंह की तरफ कर दिया। अथर्व पहले तो रूहानी को देख रहा था, लेकिन रूहानी ने कहा, खा लीजिए ना मेरे हाथों से। अथर्व ने वो निवाला अपने मुंह में ले लिया। इसी तरह वह दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। अथर्व को पता नहीं था कि रूहानी के आ जाने से वह कितना ज़्यादा बदल गया है। वह सब हरकतें कर रहा है जो उसने आज तक ज़िंदगी में कभी सोची भी नहीं थी। सबसे पहली बात तो यह है कि वह ढेर सारी बातें कर रहा है जो कि अथर्व के साथ आमतौर पे नहीं होती थी। वो किसी से बात करता ही नहीं, लोगों
तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए भी तरस जाते थे, लेकिन यहाँ तो जनाब अपनी बीवी के सामने बहुत बोल रहे थे और उसे खाना भी खिला रहे थे। अथर्व के साथ रूहानी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि अथर्व ही उसका सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर बन सकता है। उसके साथ रूहानी पूरी ज़िंदगी गुजार सकती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक आप इंतज़ार कीजिएगा।